आज से कुछ ही पीढ़ियां पहले तक इंसान की ज़िंदगी सूरज के हिसाब से चलती थी। सूरज निकला तो काम शुरू, सूरज डूबा तो सब रुक गया। ना बिजली थी, ना मशीनें, ना फैक्ट्रियां। और फिर एक दिन धरती के नीचे दबा एक काला पत्थर इंसानी इतिहास की दिशा बदल देता है। हजारों साल तक इंसान की ज़िंदगी लगभग एक जैसी रही थी। इतिहासकार बताते हैं कि पिछले 10,000 सालों में इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बदलाव बेहद धीमा था। एक किसान जो 3000 ईसा पूर्व में जी रहा था और एक किसान जो 1600 ईस्वी में जी रहा था, दोनों की ज़िंदगी, औजार और काम करने का तरीका लगभग एक जैसा था। औजार हाथ का हिस्सा थे। ताकत घोड़े से आती थी, नदी से आती थी, हवा से आती थी। एक इंसान दिन भर में जितना काम करता था, वही उसकी अधिकतम उत्पादन क्षमता होती थी। 17वीं शताब्दी का एक व्यापारी प्राचीन रोम के व्यापारी से बहुत अलग नहीं था। माल हाथ से बनता था, स्थानीय बाजार में बिकता था और उत्पादन सीमित रहता था। लेकिन 18वीं सदी आते आते ब्रिटेन की ज़मीन पर कुछ टूटने लगा। उस समय तक ब्रिटेन के पास दुनिया के झांत और उपयोग योग्य कोयला भंडार का लगभग 50% हिस्सा था। कोयला ज़मीन के बेहद पास था, खुदाई सस्ती थी और आपूर्ति लगातार बढ़ रही थी। इंसान ने पहली बार धरती के भीतर छुपी लाखों साल पुरानी ऊर्जा को बाहर निकाला और पहली बार इतिहास में उस ऊर्जा को बड़े पैमाने पर लगातार और बिना थके चलाना सीख लिया। यहीं से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, करीब वर्ष 1760 के आसपास। उस समय ब्रिटेन सिर्फ एक देश नहीं था, वह एक वैश्विक व्यापारिक ताकत था। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 25% हिस्सा ब्रिटेन के नियंत्रण में था। ब्रिटिश जहाज़ भारत, अफ्रीका, कैरेबियन और अमेरिका तक फैले हुए थे और सबसे बड़ी बात, ब्रिटेन कोयले के पहाड़ पर बैठा था। यहाँ एक आर्थिक गणित काम कर रहा था। कोयला सस्ता था, मजदूर महंगे थे, इसलिए मशीनों में निवेश करना मुनाफे का सौदा बन गया। उसी समय खेतों में भी क्रांति चल रही थी। लोहे के हल, बेहतर बीज, फसल चक्र और नई मशीनों के कारण 18वीं सदी में ब्रिटेन का कृषि उत्पादन लगभग 70% तक बढ़ गया। अब एक किसान पहले से कहीं ज़्यादा अनाज उगा रहा था। नतीजा ये हुआ कि खेती में पहले जितने लोगों की ज़रूरत होती थी, अब उतने लोगों की ज़रूरत नहीं रही। वर्ष 1760 से 1820 के बीच लाखों लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर चले। ब्रिटेन का कानूनी ढांचा भी अलग था। प्रॉपर्टी राइट्स सुरक्षित थे, पेटेंट सिस्टम मौजूद था। अगर किसी ने मशीन बनाई तो सरकार उसकी खोज को कानूनी सुरक्षा देती थी। वर्ष 1700 से 1800 के बीच ब्रिटेन में 3000 से ज़्यादा नई कंपनियां रजिस्टर हुईं। पूंजी बाजार मजबूत हुआ, बैंकों और निवेशकों ने जोखिम लेना शुरू किया। भूगोल ने भी साथ दिया। ब्रिटेन चारों तरफ समुद्र से घिरा था। नदियां शहरों के बीच से बहती थी, इसलिए भारी माल ढोने की लागत यूरोप के कई देशों से 50% कम थी। वैज्ञानिक सोच पहले से तैयार थी। 17वीं सदी की वैज्ञानिक क्रांति ने लोगों को प्रयोग करना सिखा दिया था। असफलता को पाप नहीं, सीखने का हिस्सा माना जाने लगा था। फैक्ट्रियों से पहले एक व्यवस्था चलती थी, घरेलू उद्योग। लोग अपने घरों में काम करते थे। महिलाएं सूत कातती थीं, पुरुष हथकरघे पर कपड़ा बुनते थे। जिंदगी धीमी थी, लेकिन मांग तेजी से बढ़ रही थी। ब्रिटेन को कपास की लत लग गई, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। भारत उस समय दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक था। वैश्विक कपड़ा उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा भारत में बनता था। भारतीय कपड़ा सस्ता भी था और बेहतर भी। ब्रिटेन ने आयात पर रोक लगाने वाले कानून बनाए, लेकिन साथ ही भीतर एक नई आग जल उठी, मशीनों की आग। वर्ष 1730 में एक मशीन आई जिसने बुनाई की रफ्तार दोगुनी कर दी। अब एक बुनकर पहले से कहीं ज़्यादा कपड़ा बनाने लगा। समस्या उलटी हो गई, धागा कम पड़ने लगा। फिर धागा बनाने की मशीन आई। अब एक इंसान पहले के 6 से 8 लोगों जितना धागा बनाने लगा। फिर पानी से चलने वाली मशीनें बनी
और काम घरों से निकलकर बड़े-बड़े शेड्स और फैक्ट्रियों में पहुंच गया। नतीजा हैरान करने वाला था। वर्ष 1750 में ब्रिटेन में लगभग 25 लाख पाउंड कपास इस्तेमाल होता था। वर्ष 1850 तक यह आंकड़ा 500 मिलियन पाउंड से भी ज़्यादा हो गया। उत्पादन 200 गुना से ज़्यादा बढ़ गया। मैनचेस्टर जैसे शहर कॉटन सिटी बन गए। सैकड़ों फैक्ट्रियां, आसमान में कोयले का धुआं, लेकिन इस चमक की एक अंधेरी कीमत भी थी। जहां ब्रिटेन की फैक्ट्रियां चल रही थीं, वहीं भारत में लाखों कारीगर बेरोजगार हो रहे थे। भारत धीरे धीरे कपड़ा बनाने वाला नहीं, कच्चा माल भेजने वाला देश बन गया। इसी समय भाप की ताकत सामने आई। पहले खदानों से पानी निकालने के लिए, फिर पूरी फैक्ट्रियां चलाने के लिए। अब फैक्ट्रियां नदी के पास होने को मजबूर नहीं थी, भाप कहीं भी पहुंच सकती थी। वर्ष 1830 में पहली पैसेंजर ट्रेन चली। वर्ष 1840 तक ब्रिटेन में 2500 किलोमीटर से ज़्यादा रेल लाइन बिछ चुकी थी। वर्ष 1870 तक यह आंकड़ा 2000 किलोमीटर पार कर गया। दुनिया तेज हो रही थी, लेकिन इंसान टूट रहा था। वर्ष 1800 में ब्रिटेन की सिर्फ 3% आबादी शहरों में रहती थी। वर्ष 1900 तक यह 50% से ज़्यादा हो गई। शहरों में गंदा पानी, सीवर सिस्टम नहीं, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां। कुछ औद्योगिक इलाकों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 40 से 50% तक पहुंच गई थी। अब समय सूरज नहीं, घड़ी तय करती थी। दिन के 12 से 14 घंटे काम, हफ्ते में 6 दिन। बच्चे और महिलाएं, क्योंकि वे सस्ते थे, यहीं से विरोध पैदा हुआ। मजदूर संगठित हुए, कानून बदले, बच्चों को स्कूल भेजा गया। एक नई मिडिल क्लास उभरी। इंजीनियर, क्लर्क, मैनेजर, आम लोगों की जिंदगी में चाय, चीनी, सस्ते कपड़े और बर्तन आए। रेलवे और जहाज़ों ने दूरी मिटा दी। लंदन से मैनचेस्टर का सफ़र जो पहले कई दिन लेता था, अब कुछ घंटों में पूरा होने लगा। मशीनें पूरी दुनिया में फैल गईं। कहीं डर था, कहीं गुस्सा, कहीं मशीनें तोड़ी गईं, कहीं यूनियन बनी। फिर दूसरी औद्योगिक क्रांति आई, बिजली, स्टील, तेल। शहर रात में भी जागने लगे। आज पीछे देखें तो साफ दिखता है, खेती के बाद इंसानी इतिहास को सबसे ज़्यादा बदलने वाली घटना यही थी। इसने रफ्तार दी, सुविधा दी, औसत उम्र बढ़ाई। वर्ष 1700 में जहां औसत उम्र 35 से 40 साल थी, वर्ष 1900 तक यह 50 से 55 साल पहुंच गई। लेकिन शांति छीनी, प्रकृति पर बोझ डाला। हम आज भी उसी आग की संतान हैं। बस फर्क इतना है कि आज कोयले की जगह डेटा है और इंजन की जगह एआई। क्रांतियां शोर नहीं करती, जब समझ आती है तब तक दुनिया बदल चुकी होती है। यही थी औद्योगिक क्रांति की कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी सोचने पर मजबूर कर रही है, तो इसे लाइक कर दीजिए ताकि ये और लोगों तक पहुँचे। ऐसी ही कहानियाँ जो इतिहास को सिर्फ पढ़ाती नहीं बल्कि सवाल भी पूछती हैं, अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो बातचीत आगे बढ़ेगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मशीनों के बाद अगली क्रांति क्या होगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ज़िंदगी से जुड़ी होगी।